गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजित रोड, कक्षा 6, विषय सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पार्ट 2 जो पढ़ने जा रहे हैं हम। कि पहले हमने पढ़ा कि लोकतंत्र सरकार में किस प्रकार विवाद होते हैं, सरकार कैसे चलती है, नागरिक अपने मत का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वो किस प्रकार जुलूस, धरने, हड़तालें, हस्ताक्षर अभियान भी करती हैं और लोकतंत्र में लोगों को भागीदार बनने के लिए वो अन्य तरीके भी किस प्रकार अपनाते हैं। इसके बाद विवादों का समाधान कैसे हो वो देखते हैं आज। विवादों का समाधान, विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। कई बार हिंसक प्रवृत्ति में भी लोग आ जाते हैं जिससे कई नुकसान भी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है, एक वर्ग ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। कि दो समूह होते हैं जिसमें एक समूह के ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है कि वो जो विरोध कर रहा है उसके लिए। अब विवाद के कारण क्या क्या है? विवाद के कारण पहला क्या है? विवाद तब उभरता है या बढ़ता है जब विभिन्न संस्कृतियों, क्योंकि भारत तो सभ्यता और संस्कृतियों का देश है, खान पान, आचार विचार, सभी धर्मों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, इकोनॉमी में जो मजबूत जो लोग हैं कि लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं। कि भारत के चारों दिशाओं में कहते हैं ना विविधताओं में एकता है, कि भारत पूरी तरह से विविधताओं भरा देश है। तीज, त्योहार, संस्कृतियाँ, धर्म, क्षेत्र इस प्रकार के हैं और कई बार इस प्रकार ये होता है कि उनका तालमेल, आपसी विचार नहीं मिलते हैं। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कि उनके विचारों में, उनके कार्यों में कुछ भेदभाव किया जा रहा है, ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो भी विवाद हो जाता है। और कुछ लोग हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। अन्य लोगों में भय व सुरक्षा की भावना भी फैल जाती है। तो इस प्रकार विवाद के कारण बन जाते हैं, कोई न कोई मुद्दा बन जाता है। अब सरकार की जिम्मेदारी यह है कि विवादों का समाधान करे। सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि विवाद क्यों बढ़ा, किस प्रकार हुआ। तो इन दो समूहों के बीच में जो विवाद हो रहा है, उन विवादों का समाधान कैसे हो। एक समूह दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो ये इस प्रकार हिंसा में भी बदल सकता है। तो इसमें सरकार को ये इन विवादों का समाधान भी करना चाहिए। अब देखिए, धार्मिक जुलूस व उत्सव समस्या के कारण होते हैं। कई बार ऐसा होते हैं, आपने भी सुना होगा कि फलाने जगह इस प्रकार ये धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं और उत्सव हो रहे हैं, तो ये भी समस्या के कारण बन जाते हैं। कुछ षड्यंत्रकारी लोग भी इसमें भाग ले लेते हैं और इनको सुलगा देते हैं। धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार धार्मिक जो जुलूस होते हैं वो कई बार यह होता है कि ये किस रास्ते से निकलेंगे, किस मार्ग से निकलेंगे, ये भी एक विवाद का कारण बन जाता है। और कई बार लोग जानबूझ के भी ये चीज़ें आगे ले आते हैं जिससे हिंसा भड़क जाती है, जिससे लड़ाई झगड़े, आगजनी हो जाती है। और इसके भी निम्न कारण हैं। कभी कभी जुलूस के लोग पत्थर फेंकने या उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं और कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, नारेबाजी भी करते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग शांति चाहते हैं कि अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, किसी को कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। लेकिन कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार आग में घी का काम करते हैं।
अब पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका, अब पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है इसमें कि आपस में टकराव से आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो। पुलिस इसमें भूमिका निभाते हैं कि दो पक्ष अगर लड़े झगड़े कर रहे हैं या नारेबाजी कर रहे हैं तो उनमें ये स्थिति न बने कि वो टकराएं, लड़े झगड़े हो, हिंसा फैले और हिंसा न भड़के। सबसे बड़ी बात है हिंसा नहीं भड़के। तीसरी बात, वह सभी पक्षों को बिठाकर, जितने भी पक्ष हैं आपस में उलझ रहे हैं, टकराव हो रहा है उनका, तो वह सभी पक्षों को बिठाकर बात करवाती हैं ताकि विवाद का समाधान हो। क्योंकि अगर दो समूह झगड़ रहे हैं तो दोनों को बिठाएं कि मूल समस्या क्या है, तो इसमें विवाद सुलझ जाता है। एक ने एक को तो झुकना ही पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, कई बार धार्मिक जुलूस या मार्ग के विवाद हो जाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा नदी विवाद। अब देखिए, नदियाँ, वर्षा, हवा, पक्षी, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये निरंतर अपने प्रवाह में बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ नदी विवाद भी बढ़ जाता है। कई बार नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, इसलिए भी विवाद हो जाते हैं। कुछ नदियाँ हैं जो एक से अधिक राज्यों में, स्टेट में से होकर बहती हैं, और जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा, अब पानी का बंटवारा भी विवाद का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दक्षिण भारत में कावेरी जल विवाद, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो आपको पूरी तरह से ध्यान नहीं होगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने कावेरी जल विवाद। अब देखिए, कावेरी जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच में है। एक है कर्नाटक, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। राजधानी का नाम क्या है, बेंगलुरु। ठीक है। दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, ध्यान से सुनना, चेन्नई, जिसका पहले नाम क्या था, मद्रास नाम था, अब है चेन्नई। ठीक है, दक्षिण भारत की स्टेट है ये। आपने मैप देखा होगा, नहीं देखा तो आप मैप को देखना है। ठीक है, और दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए कर्नाटक। अब जो कावेरी जो नदी है, उस नदी पर कृष्णा, कर्नाटक स्टेट की बात कर रहे हैं, कृष्णा राजा सागर बांध है। तमिलनाडु में क्या है, मेटूर बांध है। क्या है, मेटूर बांध। अब कर्नाटक में क्या है कि ये बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। किस पर, कावेरी नदी पर। और तमिलनाडु में भी यही है कि मेटूर जो बांध है, ये बांध भी कावेरी नदी पर बना हुआ है। अब कर्नाटक में कई जिलों में सिंचाई के ये काम आता है, और लोगों के पानी पीने के लिए भी काम आता है। और इसमें है तमिलनाडु में, इस बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस बांध से जो पानी भरा हुआ है, जो इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। डेल्टा आपको पता है, त्रिभुजाकार, ये समुद्र का मुहाना होता है। नदी का जो मुहाना हो तो एक से अधिक धारा प्रवाह में वो बहता है, और इस तरफ से समुद्र का अपशिष्ट जल भी इधर आता रहता है, और ये अलग अलग धारा प्रवाह में बन जाता है। ये डेल्टा होता है, क्षेत्र में सिंचाई होती है डेल्टा से। ठीक है। कर्नाटक में देखिए, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर यानी ऊपरी भाग पर बना हुआ है, जबकि मेटूर बांध नदी के नीचे वाले भाग पर बना हुआ है।
कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध से पानी कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा तभी, ध्यान रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, तभी मेट्रो बांध में पानी तभी भरेगा जब कृष्णा राजा सागर बांध से, जो कि कर्नाटक में, यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, तभी मेटूर बांध जो कि तमिलनाडु में, मेटूर बांध में पानी आएगा। अब वो किस प्रकार है वो अपन देखते हैं, कैसे है वो, ये देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार ये चीज़ हुई। क्योंकि अब इसमें देखिए, क्योंकि दोनों को अपने राज्य के लोगों के लिए भरपूर, क्योंकि दोनों को अपने राज्य के लोगों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब देखिए इस मैप को देखें, ये इंडिया के दक्षिणी भाग का मैप हमने बनाया है, दक्षिण भाग का मैप हमने बनाया है। जो कि इसमें देखिए आप, अब ये जो है, समझना बच्चों इसको, ये है कर्नाटक स्टेट, ठीक है, ये वाला है कर्नाटक स्टेट, ठीक है, ये कर्नाटक स्टेट है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, और इस तरह आपको पता ही है केरल है, एक जानकारी के लिए। लेकिन आपको कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पहले मैंने बताया आपको, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु। और अब जो है ये तमिलनाडु से कावेरी नदी निकलती है और ये कर्नाटक से वापस कर्नाटक तक जाती है। अब ये है नीचे वाला छोर जो तमिलनाडु में बना है, ठीक है, इस नीचे वाले छोर पर मेटूर बांध बना हुआ है, कौन सा बांध, मेटूर बांध, और कर्नाटक के ऊपरी छोर यानी ऊपर वाले भाग पर कृष्णा सागर बांध बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये विवाद दोनों राज्यों के बीच में, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में से ये नदी निकल रही है, तो कर्नाटक में तो कृष्णा राजा सागर बांध है और तमिलनाडु में मेट्रू बांध है। मेट्रू बांध नीचे वाले भाग पर है जबकि कृष्ण सागर बांध ऊपर वाले भाग पर है। अब जब मेट्रू बांध तभी भरेगा जब ये कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। अब इस विवाद को करीब करीब 30 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 30 वर्ष हो गए। अभी तक ये विवाद नहीं सुलझा है। अब देखिए, अब इसमें अभी विवाद नहीं सुलझना, सॉल्व नहीं होना, ये है। अब इसमें राष्ट्रीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब इसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है जिससे कि दोनों राज्य शांतिपूर्वक वहाँ की जनता रह पाए, दोनों राज्यों की जनता को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। अब देखिए आगे कि कुछ इस प्रकार समानता एवं न्याय। अब समानता, सभी को समान भाव से, नज़र से देखें और सभी के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं।
लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है सभी को एक नज़र से देखती है और सभी के साथ न्याय करती है। अब न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा, अस्पृश्यता अनटच यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। देखिए, मनुष्य सभी एक हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य में कोई फ़र्क नहीं होता। विचारों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म होता है मनुष्यता। और इस प्रकार छुआछूत की जो प्रथा है हमारे पूरे जगह फैल गई, और ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का फैलाव करते हैं, और लोगों की जो संकीर्ण सोच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस संकीर्ण सोच के साथ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा है। कुछ व्यक्ति जो है इन लोगों को आपस में तोड़ रहे हैं। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो अब वंचित रख के हासिल क्या हुआ? वंचित रख के आपने किसी का हक छीना है या इस प्रकार की चीज़ें छीन ली है। तो शिक्षा नहीं देना भी, स्वास्थ्य के प्रति उनकी देखभाल नहीं करना और यातायात की सुविधाओं से भी वंचित रखना, ये तो एक भिन्नता वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे बड़े सार्वजनिक मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? एक संकीर्ण सोच का ही फर्क है कि लोग इतने शिक्षित हो गए, शिक्षित होते हुए भी वो अशिक्षितों की तरह कार्य करते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को मनुष्यों के नज़र से देखें, पशुता का व्यवहार नहीं करें। पशुता के व्यवहार से क्या होगा कि मनुष्य मनुष्य से टूट जाएगा, उससे दूर हो जाएगा, जो आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा। इसलिए कानून सभी के लिए बराबर होता है, सभी के लिए समानता का व्यवहार करता है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रथा को अमानवीय बताया है और कहा भी है कि न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। बराबरी का व्यवहार होगा तभी देश में अनुशासन बना रहेगा, शांति के साथ सभी का कार्य हो पाएगा और कभी किसी प्रकार के साथ किसी के साथ हिंसा प्रवृत्ति भी नहीं होगी। अब देखिए कुछ अपनी संकीर्ण सोच का एक और उदाहरण, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है। कुछ विशेष समूह कौन से हैं कि जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं, जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने, जैसे लड़के लड़कियों में अंतर, कि लड़के को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे, लड़कियों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, उनकी देखभाल ज़्यादा की जा रही है, लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लड़कियों को तो घर के कार्यों में ही रखते हैं और लड़कों को बिल्कुल फ्री रखते हैं। और क्योंकि उनकी सोच क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी सोच ये है कि वंश वृद्धि के लिए। अरे भाइयों, आज भी ये देखा गया है कि लड़कियां आज कितनी आगे बढ़ गई है। लड़के इस प्रकार, ये सोच आज के वर्तमान समय में हमें चेंज करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और सरकार ने भी कुछ विशेष कदम उठाए हैं कि लड़कियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। कानून बनाए गए हैं और सरकारी स्कूलों में कई इनको सुविधाएं भी दी गई हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा लड़कियों के ऊपर जुल्म
ढाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमें लड़के और लड़कियों में कभी को फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए और लड़कियों को पढ़ाना भी चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। और ये आपके सामने रहे प्रश्न, और प्रश्नों को अच्छी राइटिंग में लिखना। सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छी राइटिंग में भी लिखना है और प्रश्न लिख करके उत्तर लिखना, उत्तर लिखने के बाद लाइन खींचना। और उससे पहले एक काम आपको वापस मैं याद दिला रहा हूँ कि चैप्टर का नाम लिखें, डेट लगाएं और जब भी फ्री हो तो कॉपी पर 1 से लेके अंतिम पेज तक पेज नंबर लगा दें। थैंक यू।